नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 6 मई को अयोध्या प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। उनके साथ ऊर्जा और नगर विकास मंत्री व मंडल प्रभारी अरविंद कुमार शर्मा भी होंगे। वो अयोध्या के विकास को लेकर संचालित हो रही 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। समीक्षा के लिए बुकलेट की तैयारी के साथ ही कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन शुरू हो गया है। अयोध्या आगमन पर हनुमान जी और रामलला के दर्शन पूजन के साथ ही अयोध्या को विश्व धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए चलाई जा रही 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग सक्रिय है। सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेटों के साथ पुलिस की तैनाती होगी। समीक्षा को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। परियोजनाओं को लेकर अब तक कराए गए कार्यों का खाका प्रस्तुत करने के लिए बुकलेट की तैयारी शुरू कर दी गई है। तो सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज है। महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है। सौगात भी सीएम देने वाले हैं। 19,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। तो कल अयोध्या के दौरे पर पहुंचेंगे, जिसे देखते हुए राम नगरी के दौरे को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली गई है। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा के दौरे पर पहुंचेंगे। चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे। लापरवाही पर खंड विकास अधिकारी को उन्होंने फटकारा भी है। ग्रामीणों को नहीं थी योजनाओं की जानकारी। गोचर भूमि से हटेगा अवैध अतिक्रमण, ये डिप्टी सीएम ने कहा। गांव की राशन की दुकान का निरीक्षण भी उन्होंने किया है। आगरा दौरे पर डिप्टी सीएम पहुंचे, जहां पर लापरवाही के लिए अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गोचर भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर यह कह दिया अपने दौरे के दौरान। गांव की राशन दुकान का निरीक्षण करते हुए नजर आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो डिप्टी सीएम पहुंचे थे आगरा के दौरे पर। इस दौरान उन्होंने चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद भी किया है और राशन दुकानों का निरीक्षण करने के लिए भी मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि ललितपुर की घटना ने हम सबको शर्मिंदा किया। रक्षा करने वाली पुलिस भक्षक बन गई। आरोपी पुलिस वाला पकड़ा गया, जेल भेजा गया। कब सरकार ऐसे अधिकारियों को टर्मिनेट करेगी? पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि यूपी की कानून व्यवस्था सबसे खराब है। देश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में हो रही है। उन्होंने दावा किया है कि ललितपुर के मामले में समाजवादी लोग निकल पड़े, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। और भी क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं। सम्मान को बचाने वाली पुलिस अगर वही ऐसा काम करने लगे, वही भक्षक बन जाए, तो सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। पकड़ा गया, जेल भेज दिया गया। जितने भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। और ये सरकार दावा करती थी कि टर्मिनेट करेंगे, तो कब सरकार ऐसे अधिकारियों को टर्मिनेट करेगी? अभी एक घटना खत्म नहीं हुई है, दूसरी घटना भी वहां सुनने को मिल रही है कि किस तरीके का व्यवहार एक महिला के साथ वहां के पुलिस के कुछ लोगों ने किया। दुर्गांग पीड़िता से इंस्पेक्टर द्वारा दुष्कर्म का मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ कि ललितपुर जिले में पुलिस कर्मियों की बर्बरता की एक और घटना सामने आ गई है। मैरोनी थाने में तैनात मुंशी और महिला दरोगा ने एक महिला को कमरे में बंद कर 3rd डिग्री दी है। आरोप है कि चोरी के शक में दोनों पुलिसकर्मियों ने महिला को निर्वस्त्र कर पीटा है। महिला से जुर्म कबूल करवाने के लिए करंट के साथ पानी की बौछार की गई। मामला तूल ना पकड़े, इसलिए पीड़िता को थाने लाया गया, जहां पति पत्नी के बीच विवाद बताकर शांति भंग में बीमार पति समेत उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी। इस बीच जनता टीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद आरोपी पुलिसकर्मी, उसकी पत्नी और महिला सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा कि क्या यूपी में तालिबानी राज चल रहा है? ललितपुर पुलिसिया आतंक का अड्डा बन चुका है। थाने में महिला को निर्वस्त्र करके पीटने का अधिकार पुलिस को किसने दिया? यह सवाल उन्होंने उठाया ट्वीट के माध्यम से। आदित्यनाथ जी, जब यूपी के थाने ही सुरक्षित नहीं तो जनता
सुरक्षा की गुहार कहां लगाएगी? संजय सिंह आप नेता है जिन्होंने ट्वीट किया है और निशाना साधा है सरकार पर और पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठाए हैं अपने ट्वीट के माध्यम से, जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या यूपी में तालिबानी राज चल रहा है। संजय सिंह आप नेता का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिला को ये 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया और ललितपुर का ही ये पूरा मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ललितपुर में गैंग रेप का मामला सामने आया है, जिसमें एसएचओ को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ एक और पुलिसकर्मी की करतूत यहां पर उजागर हुई है, जहां पर एक महिला को चोरी के शक में निर्वस्त्र करके पीटा गया है और उसके बाद 3rd डिग्री या कहीं ना कहीं अब बारी पड़ी है, कार्रवाई इस पर की गई है, निलंबित कर दिया गया है दोनों पुलिसकर्मियों को। जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। में प्रकरण प्रकाश में आया है जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया कि उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा करके थाने के एक सिपाही और थाने की ही एक महिला दरोगा द्वारा मारपीट की गई। ये प्रकरण पुनः इसकी गंभीरता को संज्ञान में लिया गया। इसमें तत्काल FIR दर्ज की गई है। पीड़ित महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है। इसके अलावा दोनों पुलिस के जो इसमें एक सिपाही है उनका नाम लिया गया है, महिला सब इंस्पेक्टर है उनका नाम लिया गया है। पूरे घटनाक्रम की जांच करवाई गई। इसमें थाना प्रभारी के पर्यवेक्षण में शिथिलता पाई गई है, जिसके कारण उनको भी निलंबित कर दिया गया। जो हमीरपुर जिले में महिला जिला अस्पताल के लेबर रूम में 2 डॉक्टरों के झगड़े का वीडियो वायरल हुआ है। शर्मसार करने वाले इस वीडियो में 3 महिलाएं प्रसव के लिए स्ट्रेचर पर बेपर्दा लेटी दिखाई दे रही है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सीनियर डॉक्टर आशा सचान और जूनियर डॉक्टर अंशु मिश्रा के बीच ड्यूटी को लेकर कहासुनी हुई थी और ये उस वक्त का वीडियो बताया जा रहा है। डॉक्टर आशा सचान का चेहरा दिख रहा है, उनकी डॉक्टर अंशु मिश्रा से बहस हो रही है, मगर अंशु मिश्रा वहां पर नजर नहीं आई। डॉक्टर आशा सचान लेबर रूम में जहां जहां जाती है कैमरा उनकी तरफ घूम जाता है। बीच उसी दौरान स्ट्रेचर पर बेपर्दा लेटी प्रसव पीड़ित महिलाएं भी वीडियो में कैद हो जाती है। बेहद शर्मनाक है। पूरे मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी संज्ञान लिया है। महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश को तत्काल मौके पर पहुंचकर प्रकरण की जांच के निर्देश दिए गए हैं और दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने के आदेश दिए हैं। आपने यही करना सीखा है? हाँ यही सीखा है। हाँ यही सीखा है, यही सीखा है मैम। बुआ निकल रही बुआ, ठीक है। ये वीडियो वायरल और ये जो सब करती हो ना, ये जो करती हो ना, धक्का दीजिए। हाँ ये बहुत बदतमीजी की हरकतें हैं। थप्पड़ मारेंगी? नहीं, मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, लेकिन आप नहीं। अभी आपने क्या किया? ठीक है मैंने क्या किया मुझे नहीं पता, बट आप मेरी ड्यूटी में नहीं आई। बुआ अभी यहाँ पे जो का ध्यान नहीं दिया ना ज्योति, कोई बात नहीं करूँगी, ठीक है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, बहुत कम वक्त है, 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है डिप्टी सीएम ने, कहां तक जांच पहुंची है, क्या कुछ इस पर कहा गया है, डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई किसी तरह की? देखिए पूजा, जैसे बता दूं, बीते 2 रोज पहले ये वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रसव पीड़ा से काफी महिलाओं का ये वीडियो, जो कि 2 आपसी चिकित्सा अधिकारियों की लड़ाई के बीच बनाया गया था और डिप्टी सीएम ने पूरी घटना का संज्ञान लिया है। डिप्टी सीएम ने जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं और इसके बाद चित्रकूट धाम मंडल AD चिकित्सा स्वास्थ्य जो कि आज हमीरपुर पहुंचे हैं और इसी वायरल वीडियो की जांच कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर कार्यवाही करके जांच रिपोर्ट जो है शासन को भेजने की। मामला क्या था, क्या इसे लेकर डॉक्टरों ने कोई बयान दिया है? 2 डॉक्टर जो यहाँ पर लड़ रहे हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट? देखिए डॉक्टरों का जो आपसी झगड़ा है, ये वीडियो जो बताया जा रहा है, जो उसकी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, ये डॉक्टर अंशु मिश्रा ने बनाया था। अंशु मिश्रा ने इसको अपने सबूत के तौर पर ले जाकर कोतवाली में दिखाया। कोतवाली में डॉक्टर आशा सचान के खिलाफ तहरीर भी दी थी, लेकिन क्योंकि अभी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया, कोतवाली में पेंडिंग है, जांच की। इसके बाद ये जो वीडियो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। फिर तो वीडियो वायरल हो रहा है तो इस पर तो कार्रवाई तो होगी ही। शिवम नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत। अभी यहाँ पे जो का ध्यान नहीं दिया ना ज्योति, कोई बात नहीं करूँगी, ठीक है।
चलिए बात कर लेते हैं एक और अहम खबर की। बागपत में स्कूल बस की चपेट में आकर 6 साल के मासूम छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। ड्राइवर स्कूल बस पीछे कर रहा था, तभी मासूम छात्र उसके नीचे आ गया और कुचलने से उसकी मौत हुई है। जिसके बाद सूचना पर पहुंचे परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा करते हुए आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और परिजनों को मनाने की कोशिश करता रहा। पूरी घटना चांदीनगर थाना क्षेत्र के चंद्रावल रोड स्थित प्राइवेट स्कूल का है, जहां सुबह स्कूल बस बच्चों को लेकर पहुंची, तभी हादसे में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। अब इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। स्कूल में छात्र की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज को सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने स्कूल पर चस्पा किया है नोटिस। स्कूल परिसर में मासूम की मौत हुई थी। छात्र की मौत नियम के खिलाफ यहां पर स्कूल का संचालन हो रहा था। अब छात्र की मौत के बाद एक और खुलासा हुआ है कि नियम के खिलाफ स्कूल का संचालन यहां पर किया जा रहा था। तो ये बागपत से बड़ी खबर, नियम के खिलाफ स्कूल का संचालन हो रहा था। आपको बता दें कि इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। स्कूल को सील कर दिया गया है। स्कूल में छात्र की मौत के मामले में ये बड़ी कार्रवाई बागपत से। रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज को फिलहाल सील कर दिया गया है। एक और अपडेट आपको बता दें, स्कूल में छात्र की मौत मामले पर बड़ा अपडेट। मुकदमा दर्ज होने के बाद स्कूल प्रबंधक एसबी यादव गिरफ्तार, बस चालक रामकिशन और मालिक गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश किया है। मेडिकल के बाद दोनों को जेल भेजा जाएगा। स्कूल परिसर में मासूम छात्र की मौत हुई थी, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया था। प्रशासन पहुंचा था, समझाने की कोशिश करता रहा। उसके बाद अभी गिरफ्तारी हुई है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे, संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एक तरह से देखा जाए तो बड़ी लापरवाही कार्रवाई यहां पर की गई है। परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांगे हैं उनकी, और पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले पर? जी राष्ट्रीय, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये कक्षा जो है यूकेजी का छात्र था जो स्कूल गया था और बस से कुचलकर इसकी स्कूल परिसर के अंदर ही मौत हो गई। परिजनों ने हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर जनपद के आला अधिकारी पहुंचे हैं और परिजन लगातार छात्र की हत्या का आरोप स्कूल प्रशासन पर लगा रहे हैं। जी। वहीं बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूल को सील कर दिया गया है और स्कूल प्रबंधक और इस जो बस के चालक हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। दोनों को थाने ले जाया गया है। मेडिकल के बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। चलिए, लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर स्कूल प्रशासन की लापरवाही है। किस तरह के क्या सीसीटीवी फुटेज इसमें मिले हैं, बच्चे की मौत कैसे हुई, फिलहाल परिजन क्या संतुष्ट है इन गिरफ्तारियों के बाद? नहीं, परिजन अभी संतुष्ट नहीं है। परिजनों का जो मांग थी वो फिलहाल प्रशासन ने पूरी की है। परिजन अभी अपनी जिद पर अड़े हैं कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जिसके बाद जब ये शिक्षा विभाग की टीम स्कूल में पहुंची है तो शिक्षा विभाग की टीम ने वहां जाकर पाया है तो 1 से और 5वीं तक की जो कक्षाएं इसमें चल रही थी उनकी इनके पास परमिशन नहीं थी, जबकि 6 से और 8 क्लास के बीच का इन्हें परमिशन मिली हुई थी। तो स्कूल कुल मिलाकर अवैध रूप से चल रहा था, जिस पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है। तो ये तो प्रशासन की लापरवाही है, पहले ही मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। अब पता लग रहा है ये बड़ा मामला सामने क्या आने के बाद कि स्कूल अवैध रूप से यहाँ पर संचालित था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय त्यागी, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। ये सूचना मुझे मेरे मोबाइल पर मिली थी। जैसे ही मोबाइल पर सूचना मिली मैं तत्काल यहाँ पे आया। डीएम सर भी आए थे। हमने स्कूल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है, क्योंकि ये 1 से लेकर 5 तक अमान्य कक्षाएं चला रहे थे। उसकी FIR भी हमने करा दी है। 6 से 8 तक इसको मान्यता हुई थी। 6 से 8 तक मान्यता है। इधर राजधानी लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी सरकार में परिवहन मंत्री बनाए गए। दया शंकर सिंह से मुलाकात के बाद से अचानक यूपी के राजनीतिक गलियारों में सियासी चर्चा तेज हो गई है। अटकलें ये भी थी कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात कर इस सिलसिले में बातचीत की तो उनका कहना था कि हम अपने सहयोगियों के काम के सिलसिले में मिले थे। और भी क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। दयाशंकर सिंह और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सियासी सुगबुगाहट तेज कर दी। इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर खुद मौजूद हैं, इनसे खास बातचीत करते हैं। ओम प्रकाश जी, कमरा नंबर 104। हाँ, 104। मंत्री दयाशंकर सिंह भाजपा के और आपकी मुलाकात बहुत कुछ कह रहा है। नहीं, देखिए, पहले तो हम अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक क्षेत्र से विधायक हैं।
तो कुछ काम है जो मंत्री के द्वारा होता है, कुछ काम है मुख्यमंत्री से होता है, कुछ काम हम लोग करते हैं। तो जो काम हम लोगों से नहीं बन सकता तो मंत्री के यहाँ जाना पड़ता है। एक कोर्ट का आदेश है। एक हमारे अशोक यादव जी हैं, उनकी पत्नी शिक्षक हैं, तो बीएसए के द्वारा नियुक्ति की गई, वो अपना शिक्षण का काम शुरू किया। उसके बाद कुछ दिन के बाद उन्होंने उसको किन्हीं कारणों से सस्पेंड कर दिया। तो उसी को लेकर कोर्ट गए तो कोर्ट का आदेश हुआ तो वो नहीं मान रहे थे। तो एक तो ये मुद्दा था। दूसरा मुद्दा था कि कोर्ट ने ही, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि कोर्ट के आदेश का पालन हम करते हैं, तो हमारी एक भर और राजभर कमेटी के लिए एसटी में शामिल करने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 महीने में सरकार शामिल करके हमको सूचित करे। तो वो अभी तक सरकार नहीं कर पाई है, तो उसके संबंध में बात। तीसरा था मामला, हमारे मिथिलेश सिंह हैं, उनके यहाँ जौनपुर और बनारस के लिए रोडवेज बस चाहिए थी और एक छोटा डिपो टाइप का, वहां से बसें आने जाने लगे। चौथा काम हमारा था वो जो हम लोग बलिया में रहते हैं, जहाँ वो कट जाता नहीं है कासिमाबाद से, वहाँ कट नहीं बना है। तो हमने कहा भैया आप भी मंत्री हो बलिया से, हम भी बलिया रहते हैं, तो वो कट बन जाए ताकि लोग उतर के और अपना आसान से बलिया के लोग। ये भी कहा जा रहा है कि आपको जब इतना काम था तो आपके दोनों बेटे भी साथ में गए थे, और वीवीआईपी गेस्ट हाउस की इस काम के लिए क्यों चुना गया? नहीं, देखिए वीवीआईपी में अभी तक असल में जो माननीय दयाशंकर सिंह जी को अभी जो आवास अलॉट है, अभी वो मरम्मत में है, तो वो गेस्ट हाउस में ही रहते हैं। तब हम तो मालिक है नहीं राज संपत्ति विभाग के, तो अब उनको नहीं मिला, वो जहाँ रहेंगे ना वहीं नहीं मिलेंगे। एक ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले भी अमित शाह मुलाकात को लेकर एक चर्चा चलाई जा रही थी। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जो है भाजपा में जाने का एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं मंत्रियों से मिलकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, चुनाव के पहले भी यही रोड मैप तैयार आप लोग करा रहे थे और लोग कर रहे थे, और अंततोगत्वा समाजवादी पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ा। हार जीत तो अपनी जगह है, जनता का जनादेश जो मिला। शंका इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि जब दयाशंकर सिंह से इस मुलाकात के बाद पूछा गया तो दयाशंकर सिंह ने साफ तौर पे कहा कि देखिए राजनीतिक में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं और जो होगा आपके सामने होगा। नहीं, वो देखिए उन्होंने, देखिए हर आदमी आज के बयान को कैसे नहीं, हम आपको बता दें, आज के तारीख में हर दल के लोग ये चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ आ जाए। जैसे आपने 2017 के चुनाव में मैं बीजेपी के साथ था तो 325 सीट जीती, तो बीजेपी के भी लोग ये कहते थे कि हमारे बदौलत जीते। जब मैं हट गया तो उनकी 53 सीटें कम हो गई, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी उनको खल रही है। फिर 19 के चुनाव के बाद 22 का चुनाव आया। 22 के चुनाव में जहां 325 सीटें थी घट गई 53, और पूर्वांचल में जहां हमारा वजूद है, तो हमारे वोट को लेने के लिए समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सबको ये बात दिखता है कि ओम प्रकाश राजभर एक जनता के बीच में रहता, उसके पास जनता का समर्थन है, उसको अपने पास लिया जाए। तो उसे इसी तरह का उनका बयान है। धन्यवाद आपका ओम प्रकाश राजभर जी। ये थे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहूराबाद से विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पे कहना था कि देखिए ये मुलाकात को लेकर भले ही सियासी अटकलें उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में लगाई जाए, लेकिन वो हमारे मित्र भी हैं और साथ ही साथ इस मुलाकात का अगर नेता देखती हैं तो हमारे सहयोगियों का कुछ काम था, उनके व्यक्तिगत कामों को लेकर हम उनसे मुलाकात किए थे, क्योंकि भाजपा सरकार में वो मंत्री हैं, तो मंत्री हैं तो कहीं ना कहीं हम विधायक भी हैं उस क्षेत्र में, जो कि उनके लोकसभा क्षेत्र में आता है बलिया के। तो ऐसे में हमारे व्यक्तिगत काम पड़ते हैं और हमारा मिलने का कोई उद्देश्य राजनीतिक नहीं था, बल्कि काम के सिलसिले में उनसे मुलाकात किए थे। कैमरा रियाज के साथ मैं चार सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ललितपुर रेप मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। थाना पाली में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला, आरोपी थाना अध्यक्ष तिलकधारी सरोज को 14 दिन के रिमांड पर रखा गया है। मामले में न्यायालय ने 14 दिन के रिमांड पर जेल भेजा है। सुरक्षा के बीच आरोपी कोर्ट में पेश किया गया था, तो एसएचओ को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। तिलकधारी 14 दिन जेल में रहेंगे, पूछताछ होगी, पुलिस रिमांड में रहेंगे। सुरक्षा के बीच आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। केदारनाथ की जल उत्सव विग्रह डोली कल अपने अंतिम पड़ाव गौरीकुंड पहुंच गई। आज बृहस्पतिवार को बाबा केदार की पंचमुखी डोली सुबह सुबह रवाना हुई और 6 मई कल सुबह 6:25 में शुभ मुहूर्त पर केदारनाथ मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। बुधवार सुबह 6 बजे से फाटा में बाबा केदार की पंचमुखी भोग मूर्ति की विशेष पूजा अर्चना की गई।
धाम के लिए नियुक्त मुख्य पुजारी टी गंगाधर लिंग ने आराध्य कर श्रृंगार कर भोग लगाया और आरती उतारी। तो बाबा केदारनाथ की यात्रा जो है रवाना हो गई है। कल कपाट खोले जाएंगे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। चंपावत में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर तारीख की घोषणा होने के साथ ही बीजेपी संगठन चुनाव प्रचार में जुट गया है। साथ ही कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने जानकारी दी है कि 9 तारीख को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत में अपना नॉमिनेशन करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी चंपावत के चुनाव को लेकर काफ़ी उत्सुक है और हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा 9 तारीख को वहां पर नामांकन किया जाएगा, जो संभावित तिथि है। पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली और पार्टी के कार्यकर्ताओं और पूरी व्यवस्थाओं पर सुसज्जित है। पूरी तरह से संगठन को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नवीन, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। सीएम पहुंचने वाले 9 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे वो अपना, तैयारियां किस तरह की है वहां पर? जी, निश्चित तौर पर चुनाव की तैयारियां पूरी तरीके से पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही तिथि भी निर्धारित हो गई है और नामांकन की तिथि जो है वो भी निर्धारित हो गई है। संभावित तिथि जो है और 9 तारीख है और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनमें भी उत्साह है, जो संगठन है उनमें भी उत्साह है। तमाम सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं और 9 तारीख को जो नामांकन है इसके लिए तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना नामांकन चंपावत से करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और तमाम सारी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि किस तरीके से नामांकन प्रक्रिया को पूरा किया जाए। इसके साथ ही जो वोटर हैं, जो चंपावत की जनता है, उससे किस तरीके से लुभाया जाए, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। तो तमाम सारे कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। लोग जो कार्यकर्ता हैं वह लगातार जो वहाँ के लोग हैं उनसे संपर्क बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जाए। इसके साथ ही जब अब तारीख का जो निर्धारण हो गया है तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है उनमें भी उत्साह है और अब जो तमाम सारे पदाधिकारी हैं उनमें भी उत्साह देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं प्रवक्ता ने भी जिस तरीके से बताया है कि संभावित तिथि निर्धारित हो गई है 9 तारीख को, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां जाएंगे और तमाम सारे जो नेता हैं वो अभी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर होगी चंपावत के लिए। हालांकि अभी जो निश्चित तिथि है उसको अभी ये नहीं कह सकते हैं कि 9 तारीख। चलिए आप ऐसे में नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे फिलहाल। लेकिन ये भी अहम बात है कि कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशी का नाम तक चयन नहीं किया है, लेकिन दूसरी तरफ अब बीजेपी में नॉमिनेशन की बात सामने आ रही है और कहीं ना कहीं संगठन चुनाव प्रचार में भी जुटा हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।